कैसी खबर है जिसने उन सभी लोगों का ध्यान खींचा है जो विदेश जाकर बसने का या वहां काम करने का सपना देखते हैं। इन दिनों हर तरफ ये दावा किया जा रहा है कि कनाडा अब माता-पिता और श्रमिकों को सीधे 5 साल का वर्क परमिट दे रहा है, जो कि सुनने में बहुत ही लुभावना लगता है। तो बस चलिए इस पूरी बात की तह तक जाते हैं। आज की हमारी ये चर्चा जिस स्रोत पर आधारित है वो है द रियलिटी ऑफ कैनेडाज 5-year वर्क परमिट पॉलिसी। इसके कुछ बेहद अहम अंश हम डिकोड करेंगे। बहुत जरूरी है ये। हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। इंटरनेट पर सूचनाओं का जो ये पूरा जंजाल फैला हुआ है ना, हमें उससे बाहर निकलना है और इस वायरल दावे की सच्चाई परखनी है। क्या वाकई कनाडा सरकार की तरफ से कोई ऐसा चमत्कारिक नियम आ गया है या फिर ये सिर्फ एक और अफवाह है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक चर्चा है, क्योंकि होता क्या है कि इमिग्रेशन से जुड़ी खबरें हमेशा बहुत तेजी से फैलती हैं, खासकर तब जब वे लोगों की उम्मीदों से जुड़ी हों। हाँ, लोग किसी आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, और इसी वजह से ऐसी खबरें रातों रात वायरल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन वायरल दावों के पीछे की आधिकारिक घोषणाओं को गहराई से समझा जाए। कई बार हेडलाइंस असल नियमों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े दावे की ही पड़ताल करते हैं जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, कनाडा का डायरेक्ट 5 साल का वर्क परमिट। हाँ, ये आजकल सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। सोशल मीडिया पर तो मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे बस सीधे टिकट कटाना है और 5 साल के लिए बिना किसी रुकावट के कनाडा पहुंच जाना है। बहुत से लोग तो इसे खुशखबरी मानकर अपनी योजनाएं भी बनाने लगे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के नजरिए से देखें तो क्या असल में ऐसा कुछ हुआ है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कैसे एक बहुत ही सामान्य सी इमिग्रेशन प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर हम रिपोर्ट के तथ्यों को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि ऐसा कोई नियम है ही नहीं। जी, सामान्यतः वर्क परमिट हमेशा एक सीमित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। बिना किसी पूर्व शर्त के रातों रात किसी को सीधे 5 साल का परमिट दे देना इमिग्रेशन के इतिहास में एक बहुत बड़ी बात होगी। कोई भी देश ऐसे खुले परमिट नहीं बांटता। तो कनाडा सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है? बिल्कुल भी नहीं। आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि ये 5 साल का आंकड़ा आखिर कहाँ से आ गया? क्या इस दावे का कोई तो आधार होगा जिसे लोग गलत समझ रहे हैं? आधार है। असल में इमिग्रेशन व्यवस्था में ओपन वर्क परमिट और एक्सटेंशन यानी अवधि बढ़ाने का प्रावधान होता है। ओपन वर्क परमिट मतलब जिसमें एम्प्लॉयर बदलने की आजादी होती है? एकदम सही। कोई व्यक्ति कनाडा में किसी भी नियोक्ता के लिए काम कर सकता है, लेकिन ये सुविधा कुछ खास मामलों में ही मिलती है, जैसे वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों की जीवन साथी को, और जो लोग पहले से वहां काम कर रहे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक्सटेंशंस मिलते हैं। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो अतिरिक्त समय है वो धीरे धीरे जुड़कर 5 साल तक पहुंचता है, ना कि पहले ही बार में मिल जाता है? सटीक रूप से यही बात है। निष्कर्ष ये है कि डायरेक्ट 5 साल के वर्क परमिट का कोई नया रूल नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 साल के परमिट पर जाता है, वहां अच्छा काम करता है, तो उसका वीजा आगे बढ़ाया जाता है। मतलब ये एक्सटेंशंस जुड़कर 5 साल तक पहुंच सकते हैं? हाँ, लेकिन ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। कोई लॉटरी नहीं कि पहली बार में ही 5 साल का परमिट थमा दिया जाएगा। ये पूरी तरह से भ्रामक जानकारी है। ये जानकारी बहुत अहम है क्योंकि लोग तकनीकी फर्क को समझ नहीं पाते और एजेंटों के झांसे में आ जाते हैं। खैर, अब चलिए चर्चा को उस वर्ग की तरफ ले चलते हैं जिसके बारे में पढ़कर मुझे काफी हैरानी हुई, माता पिता के लिए नियम। हाँ, ये पहलू काफी भावुक और जटिल दोनों हैं। कनाडा को तो हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता था ना कि वो परिवारों को मिलाने में विश्वास रखता है। माता पिता को बुलाने के मामले में वो काफी आसान देश माना जाता था। तो अब क्या बदल गया है? हाल के कुछ समय में कनाडा ने माता पिता के वीजा को लेकर अपना रुख बहुत सख्त कर लिया है। भारी संख्या में विजिटर वीजा अस्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन क्यों? जिन लोगों की फाइलें पहले से लगी थीं और जिनके पास वहां जाने का बिल्कुल वास्तविक कारण था, उन्हें भी रिजेक्शन मिल रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे इमिग्रेशन अधिकारियों का एक बहुत बड़ा डर छिपा है। कैसा डर? सरकार को लगता है कि जो बुजुर्ग माता पिता विजिटर वीजा पर वहां आ रहे हैं, वे शायद वापस अपने देश लौटकर नहीं जाएंगे। इमिग्रेशन की भाषा में इसे वापस लौटने के इरादे की कमी कहा जाता है। अरे, ये तो उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। इसी आशंका के चलते जो बिल्कुल सच्चे केस थे, उन्हें भी ये कहकर खारिज किया जा रहा है कि आवेदक के अपने गृह देश में पर्याप्त मजबूत संबंध या संपत्तियां नहीं हैं। अगर हालात ऐसे हैं तो क्या अब माता पिता अपने बच्चों से मिलने कनाडा जा ही नहीं सकते?
स्रोत के अनुसार उनके पास असली विकल्प क्या बचे हैं? विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। सबसे प्रमुख विकल्प जो ये स्रोत बताता है वो है सुपर वीजा। ये सुपर वीजा सामान्य विजिटर वीजा से कैसे अलग होता है? ये एक मल्टीपल एंट्री वीजा है जो खास तौर पर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है। सामान्य वीजा पर मेरा मतलब है कोई भी व्यक्ति सिर्फ 6 महीने तक रुक सकता है, लेकिन सुपर वीजा के जरिए माता पिता एक बार में 5 साल तक रह सकते हैं। अच्छा, एक बार में 5 साल। इसके लिए तो शर्तें भी कड़ी होंगी। जी बिल्कुल। बच्चे की आय का एक निश्चित स्तर होना चाहिए जी। और कनाडाई कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होता है। ये तो एक स्पष्ट रास्ता है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि माता पिता को भी वहां काम करने के लिए ओपन वर्क परमिट मिल रहा है, उसका क्या? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसे दूर करना जरूरी है। जी। माता पिता के लिए कोई ऑटोमेटिक या ओपन वर्क परमिट घोषित नहीं हुआ है। तो ये सब झूठे सपने बेचे जा रहे हैं पूरी तरह से। बाजार में बहुत से लोग बैठे हैं जो भावनाओं का फायदा उठाकर गुमराह कर रहे हैं कि बुजुर्ग माता पिता भी वहां जाकर काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। कनाडाई कानून में ऐसा कुछ मान्य नहीं है। क्या कोई अपवाद नहीं होता? किसी खास परिस्थिति में भी नहीं? स्रोत में एक विशेष अपवाद की बात जरूर की गई है। जी। अगर भविष्य में सरकार की तरफ से कोई स्पेशल पब्लिक पॉलिसी आती है जी। तो कुछ सीमित मामलों में वर्क परमिट मिल सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर होगा, राइट? बहुत दुर्लभ। व्यवहारिक बात यह है कि सरकार बहुत अधिक उम्रदराज लोगों को लेबर मार्केट के लिहाज से नहीं देखती। बुजुर्ग माता पिता से वहां की अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी होने की उम्मीद नहीं की जाती। ये बात काफी तर्कसंगत लगती है कि कोई भी देश अपनी जरूरत के हिसाब से ही परमिट देगा। अब यहाँ से ये चर्चा और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ पेरेंट्स के नियम सख्त हैं, तो चलिए अब स्किल्ड वर्कर्स की ओर चलते हैं। कनाडा का मुख्य फोकस अभी किन लोगों पर है? वर्तमान जनसांख्यिकी को देखा जाए तो उनका पूरा फोकस कुशल श्रम यानी स्किल्ड लेबर, हेल्थ केयर ट्रेड्स और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के लोगों पर है। मतलब उन्हें इन क्षेत्रों में लोगों की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। वहां बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन काम करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं हैं। बढ़ती बुजुर्ग आबादी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में भी कमी है। तो क्या इन कुशल श्रमिकों को वो 5 साल का वर्क परमिट सीधे दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। यहां भी प्रक्रिया वही है। किसी भी वर्क परमिट की अवधि कुछ ठोस तकनीकी बातों पर निर्भर करती है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है LMI। ये LMI क्या होता है? थोड़ा आम लोगों की भाषा में समझाएंगे। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वो सीधे किसी विदेशी को नौकरी पर नहीं रख सकती। उसे पहले साबित करना होगा। हाँ, सरकार के सामने साबित करना होगा कि उसने कनाडाई नागरिकों को ढूंढने की पूरी कोशिश की, विज्ञापन दिए, लेकिन कोई नहीं मिला। जब सरकार संतुष्ट हो जाती है तब वो LMI दस्तावेज जारी करती है। ये तो काफी लंबी और खर्चीली प्रक्रिया लग रही है नियोक्ता के लिए। एकदम सही। और वर्क परमिट की अवधि पूरी तरह से इसी LMI और जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती है। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है तो परमिट भी 2 साल का मिलेगा। तो फ्लाइट से उतरते ही 5 साल का परमिट मिलने वाली बात पूरी तरह गलत है। हाँ, ये इमिग्रेशन की जमीनी हकीकत है, कोई जादू की छड़ी नहीं। शॉर्टकट ढूंढने वाले अक्सर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। वाकई ये आंखें खोलने वाली जानकारी है। अब इस चर्चा में एक और अहम पहलू जोड़ते हैं, कनाडाई प्रधानमंत्री का वर्तमान भारत दौरा। अक्सर ऐसे दौरों से लोगों को वीजा नियम आसान होने की उम्मीद बंध जाती है। इसका क्या असर होगा? कूटनीतिक दौरों को एक बड़े परिदृश्य में देखना चाहिए। इनसे व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, कुशल कार्यबल के आदान प्रदान के लिए रूपरेखाएं बनती हैं और शिक्षा में सुधार होता है। ये सब तो दूरगामी परिणाम है, लेकिन जो व्यक्ति अभी अपना वीजा आवेदन तैयार कर रहा है, क्या उसके लिए कोई तत्काल राहत है? यही यथार्थवादी होना जरूरी है। राजनीतिक दौरे का किसी की डायरेक्ट वर्क परमिट पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ने वाला। अंतर्राष्ट्रीय नीतियां ऐसे काम नहीं करती कि आज दौरा खत्म हुआ और कल से नियम बदल गए। नीतियां बनने और लागू होने में तो महीनों या सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए इसे तत्काल राहत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो फिर उन लोगों के लिए व्यवहारिक सलाह क्या है जो वाकई कनाडा जाकर करियर बनाना चाहते हैं? उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे बड़ी और व्यवहारिक सलाह यह है कि उन्हें अपनी स्किल्स को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एजेंट को पैसे देने से वीजा नहीं मिलता। वीजा व्यक्ति की मांग के आधार पर मिलता है और स्रोत में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हाथ का काम। जी, हाथ का काम यानी ट्रेड स्किल्स या मैनुअल लेबर, जिसे अपने हाथों से काम करना आता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लम्बर, हेवी ड्यूटी मैकेनिक, वेल्डर या हेल्थ केयर में केयरगिवर। इन नौकरियों को कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता। एकदम सही कहा आपने। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, घर बन रहे हैं, पर ईंटें जोड़ने वाले लोग नहीं हैं।
ऐसे कुशल श्रमिकों की बहुत मांग है और इनके लिए LMIA की प्रक्रिया भी तेज होती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि आज डिग्रियों से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि व्यक्ति के पास कौन सा ठोस हुनर है जिसकी उस देश को तत्काल जरूरत है। ये पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांग और आपूर्ति का नियम है। ये पूरा विश्लेषण बहुत ही गहराई से चीजों को स्पष्ट करता है। तो चलिए मुख्य बिंदुओं को समेट लेते हैं। पहली बात, कनाडा में ऐसा कोई नया नियम नहीं आया है जो सीधे 5 साल का वर्क परमिट देता हो। ये दावा पूरी तरह भ्रामक है। दूसरी बात, माता पिता के लिए नियम पहले से अधिक सख्त हो गए हैं। कोई ओपन वर्क परमिट नहीं है। सुपर वीजा के जरिए वे जा सकते हैं, लेकिन काम करने के सपने बेचना सिर्फ एक धोखा है। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ये। और तीसरी बात, अगर वास्तव में बड़े मौके उपलब्ध हैं, तो वे उन कुशल श्रमिकों के लिए हैं जिनके पास हाथ का काम है। और इमिग्रेशन से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अफवाहों और झूठे विज्ञापनों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो आज के इस डीप डाइव से उम्मीद है कि उन सभी गलतफहमियों के बादल छट गए होंगे जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। लेकिन खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसे विचार पर रोशनी डालें जो हमारा नजरिया ही बदल दे। स्रोत में बार बार हाथ के काम की बढ़ती मांग और दूसरी ओर बुजुर्ग माता पिता या अन्य वर्गों पर सख्त रवैये की बात सामने आई है। ये एक गहरा सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में विकसित देशों में प्रवास का सपना सिर्फ उन लोगों तक सीमित रह जाएगा जो शारीरिक श्रम और विशिष्ट तकनीकी कौशल यानी ब्लू कॉलर स्किल्स में माहिर हैं। क्या पारंपरिक व्हाइट कॉलर नौकरियों और कॉलेज की डिग्रियों के जरिए विदेश बसने का योग धीरे धीरे खत्म हो रहा है? बिल्कुल, यही वो बड़ा सवाल है। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो भविष्य की तस्वीर को लेकर बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या आने वाले कल की दुनिया में हुनर और पसीने की कीमत कागजी डिग्रियों से ज्यादा होने वाली है? इस पर हर उस व्यक्ति को विचार करना चाहिए जो विदेश जाने का सपना देखता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ विदेश बसने के तरीके भी बदल रहे हैं। आज के इस बेहद सूचनात्मक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहिए, दावों पर सवाल पूछते रहिए और अफवाहों के शोर से बचकर हमेशा सच्चाई की पड़ताल करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।